हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का, जो कि होगा ग्राम पंचायत अधिकारी यानी कि बीपीओ के मेंस एग्जाम्स का जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा था। और फुल प्रैक्टिस सेट इसमें टोटल 100 क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार पूछे जाने, तो सभी 100 क्वेश्चन इसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है, आपको समय मिलेगा 2 घंटे का एग्जाम में। 1/4 जो इसका निगेटिव मार्किंग, इसको ध्यान में रख के आपको जो है पेपर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाइएगा, आपको वहाँ से इसके वीडियो मिल जाएंगे। मतलब बीपीओ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप वहां से जो है देख सकते हैं और अपने तैयारी में जो है इसको आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, भाग एक में क्या है? भाग एक में ग्राम पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन, जो कि टोटल 65 क्वेश्चन आने हैं, तो वो देखेंगे। इसके बाद कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन, फिर इसके बाद 20 यूपी स्पेशल देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, गुप्त काल में ग्राम सभा को क्या कहा जाता था? ठीक है, इतिहास से क्वेश्चन है और ये आपके सिलेबस में दिया गया है। तो गुप्त काल में ग्राम सभा को क्या कहते थे? तो गुप्त काल में ग्राम सभा को हम कहते थे, किस नाम से जानते थे? तो पंचमंडली के नाम से जानते थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? पंचमंडली राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में ग्राम सभा को पंचमंडली कहा जाता था और इसका प्रशासन जो है ग्राम सभा के द्वारा ही चलाया जाता था। ठीक है, ग्राम का प्रमुख अधिकारी जो होता था उसको क्या कहते थे? ग्रामिक कहते थे। और या फिर ग्रामिक या फिर ग्रामपति, अगर कोई इन दोनों में से कोई मिल जा रहा है तो इन दोनों को ग्राम सभा का जो प्रमुख अधिकारी होता था ग्रामिक या ग्रामपति कहा जाता था। ठीक सॉरी, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का कार्य क्या नहीं होता था? 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा चोल साम्राज्य के काल में जो है काम जो है ग्राम सभा का नहीं रहता था। इसमें से कार्य कौन सा काम ग्राम सभा नहीं करती थी? तो पहला दिया गया, ये भूमि कर का संग्रह करती थी, यानी कि भूमि जो टैक्स होता था उसका संग्रह करती थी। तो आंसर सही है ये, मतलब ये कार्य था, प्रमुख कार्यों में से था। ठीक है, ग्राम भूमि का सर्वेक्षण करती थी ग्राम सभा। तो ग्राम भूमि का सर्वेक्षण का कार्य जो है चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का नहीं होता था। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका रॉन्ग। ठीक है, तो यही हमें रॉन्ग वाला बताना था, मतलब कौन सा कार्य नहीं था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी मंदिरों के रख रखाव तथा उनकी आय व्यय का उचित प्रबंधन करना, तो ये सही है। मध्यस्थ नामक कर्मचारी द्वारा ग्राम सभा के कार्यों में सहायता प्रदान किया जाता था, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही। ठीक है, भूमि सर्वेक्षण जो किया जाता था ये केंद्रीय सरकार के द्वारा जो है किया जाता था, ये उसका कार्य रहता था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर शासन के अंतर्गत, ठीक है, विजयनगर शासन के अंतर्गत मेला ग्राम में शामिल ग्रामों की संख्या कितनी होती थी? विजयनगर शासन के अंतर्गत मेला ग्राम बनाया जाता था और उसमें कितने ग्रामों को शामिल करके उसको मेला ग्राम नाम कहा जाता था, और ये बताना कि उसकी संख्या कितनी होती थी। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो डी पार्ट हो जाएगा। टोटल उसमें 50 ग्राम शामिल रहते थे, जिसको मेला ग्राम कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी उसको हम कहते थे उर या फिर इसको ग्राम कहते हैं। ठीक है, उर या फिर ग्राम। तो ये विजयनगर साम्राज्य की शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है, और जिसमें 50 ग्रामों की संख्या को मिलाकर उसको मेला ग्राम कहा जाता था। अगला प्रश्न, विजयनगर शासन में गांव की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? सबसे छोटी इकाई उर हो गई, और सबसे बड़ी इकाई क्या रहती थी ये बताना है। तो सबसे बड़ी इकाई जो होती थी गांव की वो होती थी नाडू। ठीक है, नाडू कहते थे। अभी देखिए साउथ इंडिया में जो नाम है, जैसे तमिलनाडु हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से ये नाडू जो होती थी क्या होती थी? सबसे बड़ी इकाई होती थी। ठीक है, विजयनगर शासन प्रणाली में संपूर्ण शक्ति जो थी वो राजा में निहित होती थी, और इसके दौरान जो है प्रांत होते थे, मंडल होते थे, इसके बाद वलनाडु, ठीक है, वलनाडु, फिर आता था नाडु। ठीक है, और जो उर होता था या फिर इसको ग्राम भी कहा जाता था। ठीक है, तो उर या ग्राम ये सब प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित हुआ करता था। नाडु जो था ये विजयनगर शासन में गांव की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल काल में पटवारी का कार्य क्या होता था? तो मुगल काल में पटवारी का कार्य की अगर हम बात करेंगे तो ग्राम प्रधान की सहायता करना, जो कि ये होता था। ठीक है, ग्राम के मुकदमों को सुनना। तो मुगल काल में पटवारी का कार्य जो था ये मुकदमा नहीं सुनता था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सिर्फ ए पार्ट, केवल विकल्प ए सही है, तो ए पार्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ग्राम प्रधान जो होता था गांव का मुख्य अधिकारी होता था, जिसकी सहायता कौन करता था? पटवारी करता था। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की बैठक बुलाने और जो भी निर्णय हुए उसका लेखा जोखा कौन रखता है? तो ग्राम पंचायत
वह ग्राम सभा की बैठक बुलाने और उसमें जो भी निर्णय होता है उसका लेखा जोखा रखने वाले को हम क्या कहते हैं, तो वो होता है ग्राम सचिव। ठीक है, ग्राम सचिव होता है। ग्राम सचिव जो होता है वो ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की बैठक बुलाता है और निर्णय जो होता है उसमें उसका लेखा जोखा रखने का कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्राम पंचायत की आय के स्रोतों में शामिल है। क्या क्या शामिल है? पहला दिया गया है घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि होगी। दूसरा, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि होगी जो जनपद एवं जिला पंचायत से आती है। तीसरा है समुदाय के कार्य हेतु मिलने वाला दान। अब यहाँ पे बताना कि इनमें से कौन कौन से ग्राम पंचायत की आय के स्रोत हैं। तो इसमें से अगर देखा जाए तो तीनों जो दिया गया है, ये तीनों वो जो कथन है, ये तीनों स्रोत आते थे आय के स्रोत में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा क्या कहलाती है? एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा जो होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है ग्राम सभा। क्या कहा जाता है? ग्राम सभा कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होती है? ग्राम सभा होती है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत के सदस्यों को और किस नाम से जाना जाता है? तो पंचायत के जो सदस्य होते हैं उन्हें पंच के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। इन्हें क्या होता है? गांव के विभिन्न वार्डों से चुना जाता है। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के ऊपर के स्तर को क्या कहा जाता है? तो पंचायत समिति के ऊपरी स्तर जो होता है उसको कहते हैं, जो पंचायत समिति के ऊपर, तो जिला पंचायत या जिला परिषद कहा जाता है। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो कि अगर देखा जाए तो त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना जो है और ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर किया गया था, जो कि अभी भी लागू है। ठीक है, इसमें गांव स्तर पर ग्राम पंचायत होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत होता है और मध्य स्तर यानी ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है। पंचायत समिति होती है और जिला स्तर पर जो होता है वो जिला परिषद अथवा जिला पंचायत होता है। तो यही आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में पंचों के त्याग पत्र का प्रावधान है? ठीक है, पंचों के त्याग पत्र का प्रावधान कौन सी धारा के अंतर्गत बातें कही गई हैं? तो ये है धारा 47। ठीक है, धारा 47 में पंचों के त्याग पत्र का प्रावधान है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन पहली बार कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन पहली बार जब हुआ था तो ये हुआ था 23 अप्रैल 1994 को। डेट याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की बात करेंगे तो फिर राज्यपाल आ जाएगा। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल की जब बात करेगा तो 6 वर्ष हो जाएगा। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। या फिर जब तक वो 68 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष या फिर 68 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले होगा तो ये कार्यकाल होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राज्य निर्वाचन आयुक्त अगर देखा जाए तो इस समय मनोज कुमार हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। बलवंत राय मेहता समिति जो संबंधित है, किससे संबंधित है? तो बलवंत राय मेहता की समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया था। ठीक है, गठन कब हुआ था? 1957 में। 1957 में गठन किया गया था। सुझाव इसने दिया था त्रिस्तरीय पंचायती राज। तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार ग्राम सभा का तात्पर्य, मतलब ग्राम सभा का क्या अर्थ है वो भी उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार बताना है। तो इसका मतलब हो जाता है जो निर्वाचन सूची में है नामांकित सभी जो वयस्क व्यक्ति होते हैं, पुरुष अथवा महिला, उसको क्या कहते हैं? ग्राम सभा कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की कौन सी धारा में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया? तो ग्राम सभा को परिभाषित किया गया धारा 2 में, धारा 2 के 6 में। ठीक है, आंसर याद रखिएगा, धारा 2 के 6 में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 कौन सी धारा भूमि प्रबंधक समिति को परिभाषित करती है? भूमि प्रबंधक समिति को परिभाषित करने वाली कौन सी धारा है? तो वो है धारा 2 के भा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज को द्विस्तरीय पंचायती में पद्धति में बदलने का प्रस्ताव किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो देखिए, त्रिस्तरीय जब आया था तो बलवंत राय मेहता समिति थी, 1957 में गठन किया गया था। ठीक है, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज दिया गया था। इसके बाद फिर आए अशोक मेहता समिति 1977 में।
तो इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज और ढांचे की जो है संस्तुति किया था। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है? तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा की अगर हम बात करेंगे तो देखिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा का शुभारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी को, ठीक है। और ये शुभारंभ केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था और ये जो संबंधित है ये विकास खंड से संबंधित है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? ए पार्ट करेक्ट है। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान जो होता है वो होता है कौन? तो जिला विकास अधिकारी होता है या जिला विकास पदाधिकारी होता है, जिसको डीडीओ कहते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। तो यहाँ आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जिला पंचायत और खंड की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? ठीक है, तो जिला पंचायत और खंड की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना जो है ये जारी किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और ये इससे संबंधित जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 243 के ग में, ठीक है। भारत में पंचायती राज द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहित किया जाता है? कौन सा कर इसमें से स्टोर मतलब संग्रहित किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो पंचायती राज के द्वारा जो है स्थानीय मेलों पर जो कर है ये संग्रहित किया जाता है। बाकी इसमें सीमा शुल्क, बिक्री कर, भू राजस्व जो है ये सभी जो है भू राजस्व कर जो है राज्य कर है, ठीक है। भू राजस्व कर कौन सा है? राज्य कर है, राज्य कर है। और सीमा शुल्क और बिक्री कर जो है ये केंद्रीय कर है। और स्थानीय मेलों पर कर जो है ये पंचायती राज के द्वारा संग्रहित किया जाता है। तो यहाँ आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बजट के मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे तो आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा होती है, ठीक है, ये मुख्य उद्देश्य में आता है। जवाबदेही सुनिश्चित करता है, प्रबंधन के साधन के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी पार्ट उपयुक्त सभी। नरसिम्हम समिति का संबंध किससे है? तो देखिए वर्ष 1991 में जो है बैंकिंग के क्षेत्र में सुधार के लिए जो है नरसिम्हा समिति का गठन किया गया था, एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था। तो यहाँ पर डी पार्ट हो जाएगा, इसका संबंध जो है बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। निम्न में से नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। और इसका अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक इसका फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थापना किया गया, मुंबई में इसका मुख्यालय बनाया गया। और ये इसका कार्य क्या है? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण और सहायता प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे सी रंगराजन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी रंगराजन इसका सही हो जाएगा। इस आयोग ने जो है 2004 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था और इसने 2005 से 2010 की अवधि को कवर किया था, ठीक है। और ये शुद्ध आय के वितरण के लिए जो है 2002 को नियुक्त किया गया था 12वें वित्त आयोग। तो यहाँ आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जब बात करेगा तो ये लागू किया गया था जो है 2 अक्टूबर 1952 को। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका जो है शुभारंभ किया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है? तो सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान जो होता है वो सेवा क्षेत्र का है इसमें से, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट है। 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की औपचारिक शुरुआत कहाँ से किया गया था? ठीक है, 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किया गया था और यह शुरुआत किया गया था गोरखपुर से, मैंने उत्तर प्रदेश से गोरखपुर से शुरुआत किया गया था, जिसमें 6,000 रुपये पर साल जो है दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर ए पार्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? तो प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना की स्वीकृति हुई थी 31 मई 2019 को। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ये नरेंद्र मोदी के द्वितीय कार्यकाल था, उसमें प्रथम मंत्रिमंडल के बैठक हुआ था, उसी में प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना की स्वीकृति की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला खुले में शौच मुक्त राज्य कौन सा घोषित किया गया था? तो खुले में शौच मुक्त राज्य जो था वो था सिक्किम। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन बीमा ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी जीवन ज्योति योजना की 9 मई 2015 को। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या था? जीवन बीमा को बढ़ावा देने के साथ पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसमें एक पात्र कौन है? तो 18 से लेकर 50 वर्ष की आयु के लोग सभी व्यक्ति जो है पात्र हैं। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला प्रश्न, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किसका उत्तरवर्ती योजना है? मतलब ये इसके पहले इसका नाम क्या रहा था? तो इसका नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
का ये उत्तरवर्ती योजना है। ठीक है, ये 1999 में शुरुआत किया गया था, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 3 जून 2011 में परिवर्तित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, पंचायती राज के जांच हेतु गठित जो समिति थी वो कौन सा? तो देखिए, पंचायती राज के जांच के लिए जो समिति गठित की गई थी वो था एल एम सिंघवी समिति। ठीक है, 1986। तो इन्होंने पंचायती राज की जांच के लिए गठन किया गया था इनकी समिति को। ठीक है, 4 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव किस समिति के द्वारा किया गया था? तो ये दिया गया था जीवी के राव समिति के द्वारा। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 1985 में ये गठित हुई थी। इन्होंने 4 स्तरीय राज्य विकास परिषद, 4 स्तरीय कौन कौन सा इन्होंने बताया था, सुझाव दिया था? राज्य विकास परिषद, ठीक है, जिला परिषद, मंडल पंचायत और इसके अलावा ग्राम सभा। तो ये 4 स्तरीय जो है इन्होंने पंचायती राज का क्या किया था, सुझाव दिया था, गठन का सुझाव दिया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू किया गया? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो लागू हुआ था ये 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। इसीलिए 24 अप्रैल को हर वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर। तो आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993। बलवंत राय मेहता समिति ने किसे पंचायती राज में अधिक शक्तिशाली के स्तर का बताया था? तो इन्होंने बताया था पंचायत समिति को। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति की प्रमुख सिफारिशें कौन कौन सी हैं इनमें से? तो देखिए, अशोक मेहता के प्रमुख सिफारिशों में देखा जाए तो पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर भाग लेने की अनुमति होनी चाहिए, जो इन्होंने कही थी बातें। ठीक है, 3 स्तरों पर गठन इन्होंने नहीं कहा था, इन्होंने कहा था 2 स्तर पर गठन। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। पंचायती राज में निर्वाचन अप्रत्यक्ष होना चाहिए, जो कि गलत है। चुनाव गैर दलीय आधार पर होना चाहिए, भी गलत था। तो इनके द्वारा जो प्रमुख सिफारिश थी, ए पार्ट इसका करेक्ट है। पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला कहा जा सकता है, किसको कहा जा सकता है इनमें से? तो वही हो जाएगा ग्राम सभा। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए, पंचायत का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो 5 वर्ष। 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन से विषय सूचीबद्ध हैं 11वीं अनुसूची में? ठीक है, लघु सिंचाई, पशुपालन, महिला एवं शिशु विकास, मवेशी हाउस, प्राणियों के प्रति क्रूरता निवारण। इनमें से कौन कौन से जो सूचीबद्ध हैं 11वीं अनुसूची के अंतर्गत? तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो लघु सिंचाई दिया गया है, पशुपालन भी दिया गया है, महिला एवं शिशु विकास भी दिया गया है, लेकिन ये मवेशी हाउस, प्राणियों में क्रूरता निवारण ये अधिनियम नहीं दिया गया। तो यहाँ हो जाएगा आंसर ए पार्ट। ठीक है, अनुसूची में कितने विषय हैं टोटल? तो 29 विषय हैं। 29 में से 3 ये हो गए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 में प्राकृतिक संसाधनों के स्वाभिशासन की अनुमति किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है ग्राम सभा को। ठीक है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, पेशा के नाम से। ठीक है, पेशा अधिनियम 1996। और ये अधिनियम भाग 9 के 5वीं अनुसूची में जो है, 5वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। ठीक है, इस प्रावधान के अंतर्गत संसद ने पंचायत के प्रावधान अधिनियम पारित किया, जिसे विस्तार अधिनियम कहा जाता है। और इसमें जो है प्राकृतिक संसाधनों स्वाभिशासन की अनुमति ग्राम सभा को प्रदान किया गया। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता पेशा के अधिनियम 1996 के अनुसार उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है वो करता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यह जो पेशा अधिनियम आया था ये भूरिया समिति आई थी। भूरिया समिति की सिफारिश पर जो है बनाया गया था। भूरिया समिति की सिफारिश पर जो है आधार पर यह पेशा अधिनियम 1996 पारित हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न है, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो ये करता है राज्य चुनाव आयोग। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रिपन को। ठीक है, 1882 में इसने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया था, इसीलिए इसे जो है स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो ये रहा था महात्मा गांधी के। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता संघर्ष के समय गांधी जी ने जो है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर जो है काफ़ी जोर दिया था। इनका कहना था कि ग्राम पंचायत को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण का महत्वपूर्ण साधन है। तो यहाँ पे पंचायती राज नामांकन का जो सुझाव था ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न, वो राज्य जिसमें पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू हुआ वह राज्य कौन सा था?
तो वह राज्य था राजस्थान। ठीक है, राजस्थान पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई और इसका उद्घाटन जो हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। ठीक है, 1959 को इसका उद्घाटन, राजस्थान का नागौर जिला पड़ता है, तो उस जिले में जो है उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है किया गया था। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन जो हुआ था अधिनियम, ये 1992 के द्वारा इसमें एक नया भाग 9 जोड़ा गया था और जो अनुसूची थी वो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, जिसके तहत जो है 29 विषय प्रदान किया गया है। तो 11वीं सूची हो जाएगा, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने सुझाव दिया कि राज्य स्तर के नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए? तो 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, अभी और 50 क्वेश्चन आगे करने हैं, तो वीडियो से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? 51 का आंसर हो जाएगा बी पार्ट, अशोक मेहता। 1977 में ये रिपोर्ट इनकी जो है गठन किया गया था, अशोक मेहता समिति। उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत किया था और उसमें इन्होंने कहा था, सुझाव दिया था कि राज्य स्तर के नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न, किस एक का निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ग्राम पंचायत का निर्माण। ठीक है, ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, ग्राम सभा की बैठक जो है वर्ष में 4 बार होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे तो 4 बार होना चाहिए। इसके लिए जो है डेट फिक्स किया गया है 26 जनवरी पहली बैठक, दूसरी बैठक 1 मई, तीसरी बैठक 15 अगस्त, इसके बाद चौथी बैठक जो होनी चाहिए वो 2 अक्टूबर तय किया गया है। ठीक है, ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के सचिव बुलाते हैं तथा इसकी अध्यक्षता सरपंच अथवा ग्राम प्रधान करते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कौन से राज्य में इसके अलावा प्रारंभ किया गया था? तो राजस्थान तो पहला राज्य था, इसके अलावा अगर देखा जाए तो वो आंध्र प्रदेश था जहाँ पे शुरुआत किया गया था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में जो है शुरुआत किया गया था। पंचायत अदालतों का नाम परिवर्तित करके न्याय पंचायत कब कर दिया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1995 में, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लक्ष्य क्या है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लक्ष्य इनमें से अगर देखा जाए तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन यानी कि एलपीजी उपलब्ध कराना इसका मेन लक्ष्य है, जिसमें इसके कनेक्शन पर 1600 रुपये की वित्तीय सहायता भी सरकार प्रदान करती है। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस योजना के तहत जो है बीपीएल परिवारों के लिए कनेक्शन एलपीजी 1600 रुपये की वित्तीय सहायता सरकार प्रदान करती है? तो अभी ऊपर बताया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ हुआ था 8 मार्च 2018 को। ठीक है, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान का झुंझुनू शहर है वहाँ से किया था। ठीक है, झुंझुनू शहर राजस्थान में पड़ता है और यहीं पर जो है इसका शुभारंभ किया गया था राष्ट्रीय पोषण मिशन। चलिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण मिशन के लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य क्या है? तो राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य है ठिगनेपन, अल्प पोषण और जन्म के समय कम वजन के बच्चे में प्रत्येक में 2% वार्षिक की कमी लाना इसका मेन लक्ष्य है। तो यहाँ आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लक्ष्य क्या है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का अनुमोदन किया गया था 1 जुलाई 2015 को, इसका जो है शुरुआत किया गया था। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है? तो उचित प्रौद्योगिकियों एवं पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग एवं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई के निवेश संवर्धन करना इसका मेन लक्ष्य रखा गया है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य क्या है? इनमें से ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया गया वर्ष 2022 तक के लिए सबके लिए आवास, कृषि जिनसों हेतु एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का विकास, नॉन मेस को बढ़ावा, कारोबार की शुरुआत, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा। इसमें से कौन सा एक जो है इसका लक्ष्य है? इसका लक्ष्य रखा गया है जो वो था वर्ष 2022 तक के लिए सबके लिए आवास। ठीक है, इसमें जो है इसका लक्ष्य रखा गया था और ये कब शुरुआत किया गया था? तो 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है शुरुआत किया गया था। तो आपको डेट भी याद रखना है, डेट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस योजना का नारा स्वस्थ धरा खेत हरा है? इसमें से कौन सी योजना है जिसका नारा स्वस्थ धरा खेत हरा है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये नारा जो दिया गया था स्लोगन
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का ये नारा है। इसका शुभारंभ क्या किया गया था, तो 19 फरवरी 2015 को इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वस्थ धरा खेत हरा का जो है स्लोगन दिया था। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में समर्थ 2023 का शुभारंभ करने का उद्देश्य क्या क्या है। समर्थ 2023, समर्थ 2023 मतलब डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के मकसद से इसको शुरुआत किया गया था, और गांव में बीसी सखी को आत्मनिर्भर बनाकर बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ावा देना, ये दोनों लक्ष्य रहा था, उद्देश्य रहा था। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ए व बी दोनों। ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति के पास कृषि भूमि बहुत कम है, जो है उसकी सुरक्षा है, तो क्या उपाय किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 64 में अगर हम देखेंगे तो पहला दिया गया है ग्राम सभा को विशेष सत्कार देना, दूसरा सार्वजनिक उपयोग पर रोक लगाना, तीसरा है गैर अनुसूचित को हस्तांतरण जिला अधिकारियों की आज्ञा से ही होगा, चौथा है रजिस्ट्रार को पंजीकरण से पूर्व विशेष ध्यान रखना। इनमें से कौन सा उपाय किया गया है जो कि ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति के पास कृषि भूमि के लिए। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी पार्ट, गैर अनुसूचित को हस्तांतरण जिला अधिकारियों की आज्ञा से ही होगा। इसका ये जो है एक इनमें से एक उपाय रखा गया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन से सूचकांक सामाजिक विकास को इंगित करता है। सामाजिक विकास, तो मानव विकास सूचकांक जो कि सामाजिक विकास को इंगित करने वाला चीज है, मानव निर्धनता सूचकांक भी है, लिंग संबंध विकास सूचकांक, तो सभी जो है क्या है सामाजिक विकास को इंगित करने वाले सूचकांक हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन होगा कंप्यूटर से। चलिए देखते हैं इंटरनेट के संबंध में FTP का फुल फॉर्म क्या है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म बनता है, ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, तो ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो कि स्थानीय और जो दूर फाइल सिस्टम है के बीच जो है फाइलों को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, MS वर्ड की एक टेबल में न्यूनतम कॉलम्स कितने हो सकते हैं। MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक टेबल न्यूनतम एक कॉलम हो सकता है, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। उच्च गति का इंटरनेट एक्सेस कौन इसमें से प्रदान करता है, तो उच्च गति का इंटरनेट एक्सेस जो है वो है ब्रॉडबैंड प्रदान करता है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है कि एक केबल जो है एक ही बार में बड़ी मात्रा में जो है डेटा ले जा सकता है, तो ये सबसे ज़्यादा उच्च गति का इंटरनेट प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें एक ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल होता है, तो वो होता है डोमेन नेम में। ठीक है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। डोमेन नेम ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये व्यापक रूप से प्रयोग होने वाली इंटरनेट सेवा है, और इसके पते के दो भाग होते हैं, पहला होता है यूजर नेम, दूसरा होता है डोमेन नेम। ठीक है, तो दूसरे भाग डोमेन नेम में होता है। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो डॉक्यूमेंट को जब बंद करना है तो Ctrl+W क्लिक करेंगे और वो जो है बंद हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+N से नया डॉक्यूमेंट खोलेंगे, नया डॉक्यूमेंट्स खुलेगा। ठीक है, Ctrl+S से सेव करेंगे, और Ctrl+M से पैराग्राफ को इंडेंट करेंगे, इंडेंट। ठीक है, इंडेंट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न संबंधित वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान है यहाँ से, तो वो होता है वेबसाइट। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी पार्ट। वेबसाइट जो होता है कई वेब पेजों का एक संग्रह होता है, और ये वेब पेज डिजिटल फाइल है जो HTML का प्रयोग करके लिखी जाती है। मेनू में किसी कमांड से जुड़े आइकन या चित्र MS एक्सेल के कहाँ पर दिखाई देते हैं, तो ये दिखाई देता है टूल बार में, आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा टूल बार। निम्नलिखित में से कौन सी घर या कार्यालय में फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि होती है, तो फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करने की इसमें से जो विधि है वो है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, DSL जो होता है एक आधुनिक तकनीक है जो पहले से मौजूद टेलीफोन लाइंस का प्रयोग करके ज़्यादा बैंडविड्थ वाले डेटा को जो है सर्विस सब्सक्राइबर तक जो है ट्रांसफर करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट एरिया में फॉर्मेटिंग के लिए किसी टेक्स्ट के ब्लॉक का चयन करते हैं निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है, तो इसमें से दिखाई देगा मिनी टूल बार। क्या दिखाई देता है, मिनी टूल बार दिखाई देता है, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मैसेज करता है, तो इसमें से ईमेल सर्वर से मैसेज करता है पॉप मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, और ये जो है क्या करता है, ये एक साधारण प्रोटोकॉल होता है जिसका उपयोग ईमेल सर्वर में मेल को डाउनलोड कर क्लाइंट के मेल सॉफ्टवेयर तक पहुंचाना होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
एक आईपी एड्रेस को समझने योग्य फॉर्मेट में निरूपित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस नोटेशन का प्रयोग करते हैं? तो उस नोटेशन का नाम है डॉटेड डेसिमल नोटेशन। ठीक है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन का प्रयोग करते हैं। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। एमएस एक्सेल में जूम विकल्प निम्नलिखित से कहाँ पर दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है स्टेटस बार में। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? तो हाइपरलिंक डालने के लिए हम जो कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं वो होता है Ctrl+K। ठीक है, Ctrl+K से हम हाइपरलिंक का लिंक जो है डाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल वर्कशीट के सेल के अंदर एक नई लाइन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो नई लाइन बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं अल्टर प्लस इंटर का। ठीक है, अल्ट प्लस इंटर का, जबकि इंटर और डाउन एरो को से जो है वर्तमान सेल के नीचे वाला सेल एक्टिव हो जाता है, लेकिन अगर उसके अंदर एक नई लाइन बनाना है तो अल्ट प्लस इंटर का प्रयोग करते हैं। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है। आईपी का फुल फॉर्म पूछा गया है। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब क्वेश्चन हम देखेंगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो ये जो स्थित है ये है वाराणसी में। आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन वाराणसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये स्थित है मथुरा जिला में। आंसर इसका हो जाएगा जो है डी ऑप्शन करेक्ट। इसकी स्थापना कब किया गया था? 2001 में किया गया था। नोएडा उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है। नोएडा जो है जिसका फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये गौतम बुद्ध नगर जिले में पड़ता है। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में किया गया? तो इसका आंसर क्या है? बी पार्ट है। इसका जो स्थापना हुआ था वाराणसी में हुआ था, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है इफको यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इफको यूरिया कारखाना जो है ये आंवला में पड़ता है, और आंवला जो पड़ता है ये कहाँ पर पड़ता है? ये बरेली में पड़ता है। ठीक है, तो आंवला में पड़ता है। और इसका एक अन्य कारखाना है फूलपुर में। फूलपुर कहाँ है? फूलपुर पड़ता है इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद या प्रयागराज। तो यहाँ पे जो है क्या पड़ता है? 2 कारखाना है, इफको का यूरिया का कारखाना, और इफको कुल पूरे भारत में 5 उत्पादक इकाइयाँ हैं। ठीक है, 5 उत्पादक इकाइयाँ में एक आता है कलोल। कलोल कहाँ पड़ता है? ये गुजरात राज्य में पड़ता है। ठीक है, कलोल जो पड़ता है गुजरात राज्य में पड़ता है। और कांडला भी कहाँ पड़ता है? गुजरात राज्य में पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा पारादीप जो है ये पड़ता है उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है फूलपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और आंवला जो कि उत्तर प्रदेश में है, बरेली में पड़ता है। तो इस तरीके से 5 उत्पादक इकाइयां हैं इफको यूरिया कारखाना का, और उत्तर प्रदेश में 2 इकाइयां। तो ये याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं? ठीक है, सरसों की खेती आगरा जनपद में होती है। आलू की खेती फर्रुखाबाद में होता है सबसे ज़्यादा। इसमें बातें की गई कि सबसे ज़्यादा फसल क्षेत्र पूछा गया है। मक्का की खेती वाराणसी में होती है। ठीक है, और तिल की खेती हमीरपुर। इसमें से कौन सा गलत है? देखिए अगर हम बात करेंगे मक्के की, तो मक्के की खेती वाराणसी में सबसे ज़्यादा नहीं है। इसका जो उत्पादक क्षेत्र है सबसे ज़्यादा अगर सर्वाधिक क्षेत्र है तो वो है बहराइच। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन, बाकी सारे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती? बलिया, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी। देखिए उन्नाव भी बगल से गुजरता है लखनऊ के। ठीक है, और इसके बाद हरदोई भी बगल से ही है, बाराबंकी भी बगल में ही सटा हुआ है, सीतापुर बगल में सटा हुआ है। ठीक है, बलिया जिला पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है जो कि ये लखनऊ से सटा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए बार। ठीक है, लखनऊ से एक अन्य जिला रायबरेली भी सटा हुआ है, रायबरेली। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग कहाँ से आता है? तो उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो है व्यापार टैक्स। ठीक है, व्यापार टैक्स। इसके बाद उत्पाद शुल्क व स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना किया जा रहा है, कहाँ पर किया गया? तो नॉलेज पार्क की स्थापना गौतम बुद्ध नगर जिले में किया गया, जो कि ये कहाँ पड़ता है? ग्रेटर नोएडा
मतलब गौतम बुद्ध नगर जिले में ग्रेटर नोएडा में इसकी स्थापना किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ देखिएगा, स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है, मॉडर्न बेकरीज कानपुर में, सीमेंट कारखाना बरेली में। अब सीमेंट कारखाना जो बरेली दिया गया है गलत है। सीमेंट कारखाना अगर देखा जाए तो रायबरेली में पड़ता है, ठीक है। रायबरेली हो गया, गौरीगंज जगदीशपुर जो कि अमेठी में पड़ता है, ठीक है। कासगंज झांसी सिकंदराबाद जो कि बुलंदशहर में पड़ता है। टांडा ये अम्बेडकर नगर में पड़ता है। चुर्क एवं डाला सोनभद्र में। तो ये सारे जगह सीमेंट कारखाना, लेकिन बरेली में सीमेंट कारखाना नहीं है। उर्वरक कारखाना आंवला में है, ये सही है, जो कि बरेली जिले में पड़ता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है इनमें से, पार्क अथवा जोन दिया गया, जिला दिया गया, ठीक है। अप्रैल पार्क जो है ये पड़ता है कानपुर में, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है ये लखनऊ में है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन ये सहारनपुर में है। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो पड़ेगा ये आपका उन्नाव जिला में पड़ता है। तो इस तरीके से मिलान करने के लिए भी आ जाता है, आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट। फिर अगले क्वेश्चन में मिलान करना है, उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारत और स्थान दिया गया, तो मिलाते हैं। 84 गुंबद कहाँ पर स्थित है? 84 गुंबद जो है जालौन में स्थित है। जामा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो ये मुरादाबाद में पड़ता है। बौद्ध स्तूप ये कहाँ पर है? तो ये कुशीनगर में है, ठीक है। और कामदगिरी पर्वत की बात करेंगे तो चित्रकूट में है। तो इस तरीके से इसको मिलान कर लीजिएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी पार्ट। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो चमड़ा वाला काम जो होता है ये कहाँ पर होता है? तो ये आगरा में होता है। आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। स्थापना इसकी 1974 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में और उद्योग लगाने में सहायता करता है इनमें से? तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा उद्योग बंधु, ठीक है। उद्योग बंधु जो है उद्यमियों को उद्योगों में उद्योग लगाने का सहायता करता है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट। ठुमरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठुमरी की उत्पत्ति हुई है उत्तर प्रदेश में। ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है, इसमें से बताना है उसका सही उत्तर क्या है। तो देखिए ठुमरी की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में उत्पत्ति हुई है इसकी, जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक लोकप्रिय गायन शैली है, ठीक है। और ये पूर्वी भाग, उत्तर प्रदेश पूर्वी भाग हुई थी में इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसमें अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण और राधा के जीवन के प्रसंगों का वर्णन किया जाता है। ये एक जो है मुक्त गायन शैली है। ठुमरी गायन की दो शैलियाँ, ठीक है। एक है बनारस शैली, ठीक है, बनारस शैली जो कि धीमी और सौम्य शैली है, और एक है पंजाबी शैली, ठीक है, पंजाबी शैली जो कि अत्यधिक जीवंत है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो दोनों ऑप्शन सही हैं। आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है कि लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि जो होती है एक सहज तरीके से, एक समयबद्ध तरीके से 13 चिन्हित सेवाओं की ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत पर नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर बताना है इनमें से। देखिए 96 की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 जो है इसके अंतर्गत लोगों की प्रतिदिन आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि एक सहज एवं समयबद्ध तरीके से कराने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसमें 13 राज्य प्रदत्त चिन्हित सेवाओं को प्रारंभिक रूप से शामिल किया गया है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। लेकिन ये जो चौथा दिया गया ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत पर, तो इससे कोई रिलेटेड नहीं है, तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य की एक प्रख्यात पद्मश्री व्यक्तित्व तो नहीं है इनमें से? तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो देखिए भारत भूषण, बेगम अख्तर, महादेवी वर्मा और मालिनी अवस्थी 4 नाम दिए गए हैं। इसमें से कौन पद्मश्री प्रख्यात व्यक्तित्व तो इसमें से नहीं है? तो वो हैं महादेवी वर्मा, ठीक है। आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा का जन्म जो हुआ था फर्रुखाबाद में हुआ था, और इन्हें भारत सरकार ने जो है पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया था, ठीक है। वर्ष 2023 में अगर देखा जाए तो कुल 106 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें से 6 पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण है और 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि परसेंटेज क्या है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 20.23%, ठीक है। अभी अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो लगभग 19 करोड़ 98 लाख, मतलब कि लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है, और औसत जनघनत्व जो उत्तर प्रदेश का है वो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है निवास करते हैं। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में स्थान की अगर हम बात करेंगे तो पहला स्थान आता है। ठीक है, आंसर ये पार्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात पूछा गया। तो लिंगानुपात जो है वो है 9 से 12। भारत का कितना है तो 943 है भारत का। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का 912 है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू।